हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। I'm a फोमिस्ट और साइंटिस्ट और आज मैं बात करने वाला हूं रंगों के बारे में। रंगों को रंग देता कौन है? एक अकेले एटम की बात करूं तो अलग फिजिक्स लगती है। खूब सारे एटम्स को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो अलग फिजिक्स लगती है। उन सब एटम्स को एक साथ इकट्ठा करके बांध दूं और एक ब्लॉक बना के गर्म कर दूं तो अलग फिजिक्स लगती है। कभी कभी अगर पक्षियों की बात करूं तो अलग फिजिक्स लगती है। अगर मैं बात करता हूं एक नॉर्मल ठंडे पड़े हुए मेटल के ब्लॉक की तो अलग फिजिक्स लगती है। लगती फिजिक्स है, लेकिन वो जो फिजिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केस में कलर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं दोस्तों। बट ये मत भूलना कि ये जो सारे फिजिकल फिनोमेनाज हैं, इन सबको जो रिसीव करके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने को जो रंगों की इंफॉर्मेशन देता है वो अपनी आंख और अपना दिमाग है। हो सकता है कि फिजिकल फिनोमेना कुछ और हो रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स उन फिनोमेनास को ट्विक करके अपनी आंख को ट्रिक कर दे, जो कलर है वो न देखने पे बल्कि उस कलर को दिखाने पे जो वो चाहता है कि अपन को दिखे। तो दोस्तों अगर शुरू करें तो सबसे पहले अपन एक एटम को लेते हैं। एक अकेले एटम की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बात हुई है और अब तो ऑलमोस्ट काफी कुछ हमें पता भी है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जमा होते हैं, किस तरीके से सजते संवरते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर है और मैं उसको वेव के जैसे जब ट्रीट कर रहा हूं, वो जो सबसे पहला फिनोमेना है उसको मैं बोलता हूं कलर ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपने को कहीं भी मौजूद कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस ने उसको अपने चारों तरफ बांधा हुआ है, जस्ट लाइक सूरज ने धरती को बांधा हुआ है। लेकिन धरती जो है उसका ऑर्बिट फिक्स है, बट इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्लाउड होता है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि वो वेव जैसा नेचर दिखा रहा है। उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसको वेव फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ एनर्जी दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को लेके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की साइड जाने की कोशिश करेगा और मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर चला गया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट तो थोड़ी देर ही रहेगा ना, फिर वापस तो आप अपने नॉर्मल स्टेट में आओगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी जब ऐसा होता है एटम के अंदर, जब मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आता है अपनी, तो वो एनर्जी छोड़ता है, जिसको मैं बोलता हूं लाइन स्पेक्ट्रम। खूब इत्मीनान से पढ़ते हैं 11वीं 12वीं में, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, 12th में मॉडर्न फिजिक्स में, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, ये सब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। यह है पहला फिनोमेना। बाल्मर विजिबल रेंज में है, यानी कलर जो एक मुझे मिल रहा है एटम के लेवल पे वो मिल रहा है लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब अलग अलग एटम्स हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का काउंट अलग अलग है, काउंट अलग अलग है तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है तो उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग है। सिंस एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए जो मेरे को कलर मिलेगा एक्साइट करे हुए इलेक्ट्रॉन को जब मैं वापस नीचे लाऊंगा तो उन सब की वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ अलग है तो कलर अलग है। तो ये हुआ दोस्तों पहला कारण, वो हुआ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पे। अब मैंने सभी एटम्स को बांध दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ग्लास या फिर आयरन रोड। मैंने दोनों ही ले ली, एक आयरन रोड ले ली, एक ग्लास रोड ले ली, और दोनों को मैंने डाल दिया आग में। बताओ कैसा रंग दिखेगा? यस, दे विल बी रेड हॉट। अब समझ में ये नहीं आया कि भाई जब एटम के लेवल पे बात कर रहे थे तो जस्ट अभी 20-30 सेकंड पहले ही मैंने बोला है कि हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग हैं तो उनका एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो अलग अलग रंग दिखेगा। लेकिन आयरन और ग्लास तो दोनों डिफरेंट है, तो उनके अंदर जब मैंने उन दोनों को आग में रखा तो दोनों रेड हॉट कैसे हो गए? दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं उसको। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक ऐसा बिजली का झटका है कि जब 150 साल लगा के वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने अपने आप को प्रूव किया था कि हाँ भाई लाइट एक वेव है, तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने, जिसने उस वक्त के सारे फिजिसिस्ट को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया था कि भाई कोई तो एक्सप्लेन करे, वहां पे जब इसका एक्सप्लेनेशन निकल के आया तो फिर से गाड़ी घूम के वापस पहुंच गई थी पार्टिकल नेचर पे, और फिर से ड्युअलिटी की बात आ गई थी, फिर से बात आ गई थी कि वेव है या लाइट एक पार्टिकल है। इस डिटेल में अपन बाद में जाएंगे, लेकिन अभी ये मान लेते हैं कि प्लैंक नाम के एक इंसान ने इस प्रोसेस को जब एक्सप्लेन किया था
तो उनने एक एडहॉक अजम्पशन ली थी। क्यों? क्योंकि उनका जो रिजल्ट उनको मिल रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक अजम्पशन जरूरी थी। लेकिन वो दोस्तों, वो जो अजम्पशन उन्होंने ली वो अजम्पशन नहीं बची, वो आगे जाके एक रूल बन गया। और रूल ये बन गया कि जो रोशनी हमें मिलती है वो पैकेट्स में मिलती है। अगर पैकेट में मिल रही है यानी डिस्क्रीट है, और वेव डिस्क्रीट हो नहीं सकती, यानी कहीं ना कहीं लाइट में पार्टिकल नेचर है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से काफी फेमस हुआ नाम से। यानी अगर मैं एक लोहे की रोड को लेता हूं और एक मैं ग्लास रोड को लेता हूं, जब दोनों को आग में रख देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो अब जो मुझे रंग दिखेगा वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि उनके अंदर एटम्स कौन से हैं और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। लेकिन अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना पावर में आ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, और उस फिनोमेना का एक ही चीज पे डिपेंडेंस है, टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी में जब आगे बढ़ते हैं तो सूरज की जो रोशनी आ रही है, अगर मैं उसको एनालाइज करूं तो हमें एक नंबर मिलता है कि भाई जो सोर्स हो सकता है इस रोशनी का, उसका टेम्परेचर जो होगा तकरीबन 6000 केल्विन होना चाहिए। और ये माना जाता है सूरज का जो टेम्परेचर आता है सरफेस पे, कोर में टेम्परेचर जो है वो 10 की पावर 7 केल्विन हो सकता है, कोर में जहां पे फ्यूजन हो रहा है। लेकिन मैं सरफेस की बात करूं, जहां से फोटोन निकल के बाहर आ रहा है, उसका टेम्परेचर माना जाता है 6000 से 6500 केल्विन है। यानी कैलकुलेशन सटीक है। तो दो फिनोमेना देख लिए मैंने। पहले फिनोमेना में एक अकेले एटम का मैंने देखा, तो वो डिपेंड करता था इलेक्ट्रॉन कैसे जमे हुए हैं, कितने दूर हैं एक दूसरे से, जंप करेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए। जस्ट लाइक अगर समझना चाहे तो अपनी घर की सीढ़ियां, जब अपनी घर की सीढ़ियों पे अपन चढ़ते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उतरते हैं तो दूसरी से पहली पे आते हैं। आज तक क्या कभी तुम ऐसा हुआ है कि तुम बोलो कि सर मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो कल 2.25 सीढ़ियां चढ़ गया, फिर समझ में आया कि यार 2.25 नहीं चढ़नी थी, पूरी 3 चढ़नी थी। नहीं होता ना दोस्तों, सीढ़ियां 1 2 3 4 ही होती हैं। यू कांट क्लाइंब 2.5 स्टेयर्स। ये फिनोमेना मेरे को कलर एक्सप्लेन करता है एटम का। बट यही फिनोमेना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टाइम पे कलर को एक्सप्लेन नहीं करता है, तब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना ओवर पावर कर जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है दोस्तों, और भी ऑब्जर्वेशन है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या होगा? यानी अकेले एटम का समझ में आया, खूब सारे ग्रुप ऑफ एटम ले लिए और गर्म करा तो समझ में आया। लेकिन अगर खूब सारे ग्रुप ऑफ एटम है और गर्म नहीं कर रहे तो क्या होगा? सो दोस्तों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो कि 0 केल्विन से ऊपर है वो देगा। लेकिन उससे जो रेडिएशन मुझे मिल रहा है वो मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तो हो सकता है मुझे रेड हॉट नहीं दिख रहा, रेडिएशन निकल रहा है लेकिन उसका कोई रंग नहीं है क्योंकि मेरी आंखें उसको देख नहीं पा रही। इन दैट केस वी हैव टू मूव टू द थर्ड प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट है मेरे पास। यानी मेरे पास कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, कोई एटम सी है, और उन सबको कंबाइन करके मैंने कोई एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, उनके जो एनर्जी डिफरेंस होंगे वो वैसे नहीं होंगे जैसे कि एक अकेले एटम में थे। वो वैसे भी नहीं होंगे जो एक ब्लॉक ऑफ मेटल में थे। रैदर उनका सिचुएशन ऐसी होगी कि छोटे छोटे एनर्जी लेवल होंगे। यानी समझने के लिए अगर एक अकेले एटम को मैं देखूं तो मान लीजिए एक सीढ़ी यहां है और दूसरी सीढ़ी यहां है तो गैप ज्यादा है। लेकिन जब मैं कोई मॉलिक्यूल में या क्लस्टर ऑफ एटम्स को पास में ले आता हूं, उसमें अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि खूब सारे अलग अलग तरीके के एटम जब आके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो जो गैप है वो थोड़ा पास में आ जाए। अब पास में जो गैप्स आ गए यानी एनर्जी डिफरेंस कम हो गया। एनर्जी डिफरेंस कम हो गया यानी खूब सारे अलग अलग एनर्जी के मेरे को रेडिएशन मिल सकते हैं। अब जब खूब सारे अलग अलग एनर्जी के रेडिएशन मिल सकते हैं यानी मेरे को खूब सारे अलग अलग कलर मिल सकते हैं, और मेरे को जो कलर दिखते हैं वो एक बैंड में दिखते हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि मेरे पास अलग अलग एटम नहीं हो, सारे एक जैसे एटम हो, तब क्या होगा? जैसे कि मेरे पास एक गोल्ड का पीस है और ठंडा है, गर्म नहीं कर रहा, और एक सिल्वर का ब्लॉक है। यानी एक हाथ में मैंने एक ब्लॉक गोल्ड का ले लिया, एक सिल्वर का ले लिया, ना तो वो गर्म कर रहा, ना अलग अलग एटम है और ना ही एक अकेला एटम है, मेरे पास एक ब्लॉक है। अब इनका कलर क्यों होगा? इनका कलर दोस्तों इसलिए होगा कि जब कोई भी ये पीस होते हैं ना, जो ब्लॉक होते हैं, इसके अंदर एक बेसिक फिनोमेना वर्क करता है। ये तुमने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि मेटल के अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, सब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अपन जब उनको
पोटेंशियल देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और करंट फ्लो करने लग जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इसको मैं थोड़े अलग तरीके से अगर समझाऊं फिजिक्स की टर्म्स में, तो मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के पास अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा, मान लो ये एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, और मैं यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में मैं कहूंगा कि मैंने इस पर्टिकुलर मेटल के ब्लॉक में चार्जेस को अलग कर दिया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव कर दिया। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, यानी लाइट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी जब लाइट इस मेटल सरफेस पे गिरेगी तो वो भी चार्जेस को अलग अलग करना चाहेगी। वो जो चार्जेस अलग अलग होंगे वो डिपेंड करेंगे लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। अब लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो कि ये पर्टिकुलर मेटल ले सकता है, तो इस मेटल के लिए वो लाइट की फ्रीक्वेंसी काम नहीं करेगी। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास गोल्ड का एक ब्लॉक है, गोल्ड के ब्लॉक की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो गोल्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, वो पीली और लाल जो रोशनी है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। यानी पीली और लाल रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो भिड़ेगी गोल्ड के और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इसके कारण मुझे गोल्ड जो है उसका वो टिंट मिलता है, वो येलोइश कलर मिलता है। लेकिन जो सिल्वर है उसको जो एनर्जी चाहिए जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन दोनों साइड मूव कर जाते हैं, जिसको मैं कहूंगा कि वो ओपेक है, वो जो एनर्जी है वो ब्लू कलर से भी ज्यादा है। यानी मेरा जो गोल्ड का डब्बा है, गोल्ड का जो ब्लॉक है, वो रेड और येलो रोशनी को वापस दे देगा, तो मुझे जो गोल्ड है वो येलोइश दिख रहा है। लेकिन जो सिल्वर है वो ब्लू और रेड दोनों को ही वापस दे देगा, इसलिए सिल्वर के ऊपर कोई स्पेसिफिक टिंट नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उसने सारी की सारी ही वेवलेंथ मुझे वापस दे दी, कुछ भी उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों अगर ये सारी चीजों की मैं बात करूं तो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो अपना पिकॉक है, जो अपना मोर है, उसके जो पंख हैं वो इतने सुंदर क्यों हैं, जो हमिंग बर्ड है उसके विंग्स जो हैं वो इतने सुंदर क्यों हैं, इतने सारे जो बहुत सारे पक्षी हैं जिनके जो पंख नीले रंग के दिखते हैं और बहुत ही अलग अलग अतरंगी रंग के दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उन पंखों में कोई पिगमेंट या कोई केमिकल नहीं होता है। वहां पे जो प्रिंसिपल लग रहा है वो प्रिंसिपल है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का। वहां पर लाइट वेव के जैसे बिहेव कर रही है, उसके कारण रंग दिख रहा है। अब सवाल आता है कैसे। तो दोस्तों एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझने के लिए सीधी बात, अगर दो वेव एक जगह मिलती हैं ऐसे कि दोनों एक दूसरे में जुड़ सकें तो मैं उसको बोलता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर दो वेव, दो लहरें एक जगह ऐसे मिलती हैं कि वो एक दूसरे को काट देगी, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो मैं उसको कहता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो पक्षी होते हैं दोस्तों, जैसे अपना मोर है, उसके जो फेदर्स होते हैं उनके ऊपर पतली पतली परतें होती हैं, और उन परतों से जब रोशनी टकरा कर वापस आती है तो वो उन बैंड्स में कट जाती है जो हमें नहीं दिख रहे, और जो रंग हमें दिख रहे हैं उन बैंड में वो जुड़ती चली जाती है। यानी अगर मैं ढांचा बदल दूं मोर के पंखों का, तो मोर का जो पंख है उसके रंग बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो रंग है वो कोई केमिकल के कारण नहीं है, कोई पिगमेंट के कारण नहीं है, वो रंग उन पतली पतली परतों के कारण है। उन परतों को हटा दोगे तो रंग हट जाएगा। बाकी जितने भी नेचर में अपन ने देखे कलर, एटम का देखा, अपन ने गोल्ड के ब्लॉक का देखा, अपन ने रेड हॉट आयरन का देखा, वो इसलिए था क्योंकि वहां पे वो जो एटम्स थे उनका जो अरेंजमेंट था, उनका जो बैंड गैप था, उसके कारण था। लेकिन अगर मैं पक्षियों की बात करूं तो उनका जो मोस्टली, मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली जो पक्षियों के रंग होते हैं वो वेव नेचर ऑफ लाइट के कारण होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों, गुलाल का रंग कैसे होता है। गुलाल जो है ना तो वो सॉलिड ब्लॉक है, गुलाल जो है ना मैं उसको गर्म कर रहा हूं,
गुलाल जो है वो एक एटम भी नहीं है और गुलाल में तो परत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सवाल मैं तुम पे छोड़ रहा हूं। मैंने जितने भी प्रोसेस बताए, जितने भी फिनोमेना बताए, जितने भी रूल्स बताए, जरा सोच के बताओ कि जो त्योहार है रंगों का, उसमें जो गुलाल अपन लगाते हैं उसका रंग कहां से लाते हैं। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली।